आई एम पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मेट चैनल। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो, चैप्टर 1, क्लास 12, हिस्ट्री, बुक सेकंड, थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी 10th to 17th सेंचुरी। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इन तीन व्यक्तियों के बारे में, अल बिरूनी हु केम इन इंडिया इन 11th सेंचुरी, इब्न बतूता हु केम इन इंडिया इन 14th सेंचुरी फ्रॉम मोरक्को, एंड फ्रांसवा बर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आए थे। हमने पढ़ा इनके नजरिए के बारे में, समाज के बारे में उनकी समझ क्या रही, और इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इन्होंने जो भी बुक्स लिखी थी या अकाउंट्स लिखे थे उसमें भारत के कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी के बारे में क्या कुछ बातें लिखी थी। सबसे पहली हेडिंग आती है मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ड अल बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। जब अल बरूनी भारत आया था और उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसको क्या परेशानियां आई थी, आइए देखते हैं। द बैरियर्स दैट अल बरूनी ऑब्जर्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी। जो पहली दिक्कत अल बरूनी को आई थी वो यहाँ की थी लैंग्वेज में, क्योंकि संस्कृत was so different from Arabic and Persian, and the ideas and concepts could not be easily translated from one language to another। क्योंकि उस समय भारत में संस्कृत चला करती थी और संस्कृत काफी अलग थी अरेबिक से और पर्शियन लैंग्वेज से। और उसके लिए दूसरी दिक्कत ये थी द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं और उनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके अलग अलग थे। जो तीसरी प्रॉब्लम अल बरूनी को आई दैट वाज द सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। अल बरूनी यहाँ के लोकल लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था और इसके लिए वो पूरी तरह से डिपेंड था यहाँ के ब्राह्मण्स पर। And often quoted from the Vedas, the Purans, the Bhagavad Gita, the works of Patanjali and the Manu Smriti। और उसने जो कुछ भी बातें भारत के बारे में लिखी वो उठाई गई थी वेद पुराणों से, भागवत गीता से। नेक्स्ट देखते हैं अल बरूनी's description of the caste system। He said that in ancient Persia there were 4 social categories: knights and princes, monks, fire priests and lawyers, physicians, astronomers and other scientists। अल बरूनी ने भारत के कास्ट सिस्टम को पुराने पर्शिया के सोशल कैटेगरीज के साथ जोड़ा। He pointed out that within Islam all men were considered equal and difference was based on only the observance of piety। Piety means a way of behaving that shows a deep respect of God and religion। और उसने बताया कि भारत के लोगों का नजरिया जो है भगवान को पूजने का, उसकी स्तुति करने का, वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ण बांटे गए हैं सच एज ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र। और सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया है और ब्राह्मणों को ही देवताओं के क्लोज माना गया है। He said that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity। The sun cleanses the air and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted। जो impurities समाज में फैली हुई हैं वो धीरे धीरे नेचुरली अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगी। जिस प्रकार सूरज हवा को साफ करता है या समुद्र के अंदर जो नमक होता है वो पानी को साफ करने का काम करता है, ठीक वैसे ही समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बुराइयों को दूर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इब्न बतूता ने विशेषकर 3 बातों का जिक्र किया है: द कोकोनट एंड द पान, इंडियन सिटीज एंड अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं द कोकोनट एंड पान की। दीज 2 काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस दैट वर कंप्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस। कोकोनट और पान को इब्न बतूता ने पहली बार यहाँ भारत में ही देखा था। He describes the coconut as resembling a man's head because in it are what looks like 2 eyes and a mouth, and inside of it when it is green looks like the brain। और उसने कोकोनट को एक इंसान के सिर के जैसे बताया है। Attached to it are the fibers that look like hair। और इसके ऊपर जो फाइबर होते हैं नारियल के वो मानो इंसान के बाल हों। He describes about pan that the beetle has no fruit and is grown only for the sake of its leaves।
पान ऐसा पौधा है जो सिर्फ अपने फ्रूट के लिए नहीं, इसके पत्तों के लिए इसे उगाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज। ही फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर एबल एंड हैव रिसोर्सेज एंड स्किल्स। इब्न बतूता ने बताया है कि यहाँ के जितने भी शहर हैं, वो व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेज हैं और अच्छी स्किल है, वो यहाँ कामयाब हो सकता है। द सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रोस्पेरस। सिटीज वर डिसरप्टेड ड्यूरिंग वॉर्स इन्वेजन्स। यहाँ के सारे शहर जो हैं वो खुशहाल थे और बहुत से ऐसे शहर थे जो तबाह हो गए थे विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। स्ट्रीट्स इन मैनी सिटीज वर क्राउडेड एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स विद फुल ऑफ मैनी वैरायटीज ऑफ गुड्स। ही डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। दिल्ली को उसने काफी बड़ा शहर बताया है विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया। Markets were not only places of economic transaction but also the hub of social and cultural activities. Many markets had mosque and temple. बहुत से बाजारों में मंदिर और मस्जिद देखने को मिलते हैं with spaces for public performances by dancers and singers. The cities obtained its wealth from villages. शहर में जो भी धन एकत्रित होता था वो villages से आता था टैक्स के रूप में। This was because of the agriculture production with 2 crops a year. There was a great demand for Indian textiles. भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी भारतीय कॉटन, मुस्लिन, सिल्क, ब्रोकेड और सैटिन धागों की और कपड़ों की काफी डिमांड रहती थी। Certain varieties of fine muslin were so expensive that could be worn only by the nobles and the very rich. Next heading पे आते हैं a unique system of communication. Almost all trade routes were well supplied with inns and guest houses. जितने भी ट्रेड रूट हुआ करते थे जहां से प्रोडक्शन सप्लाई किया जाता था, उन रास्तों पर जगह जगह पर छोटे घर या फिर गेस्ट हाउस बने हुए होते थे। He was amazed by the efficiency of the postal system. भारत का पोस्टल सिस्टम भी काफी बेहतरीन था। The postal system was of 2 kinds. One was called Uluk horse post and the other was Dawa foot post. यहाँ का पोस्टल सिस्टम 2 टाइप का होता था। एक वो लोग जो घोड़ों पर बैठकर संदेश पहुंचाते थे जिनको उलूक कहा जाता था, और दूसरे व्यक्ति जो पैदल ही संदेश पहुंचाने का काम किया करते थे उनको दवा बोला जाता था। ये सिस्टम काफी काम आता था उन मर्चेंट्स के लिए, व्यापारियों के लिए जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान पहुंचाना चाहते थे या फिर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे। इट टुक 50 days टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध। दिल्ली से सिंध जाने में लगभग 50 दिन लगा करते थे। द न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइज वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 days। जो जासूस हुआ करते थे सुल्तान के, उनको दिल्ली से सिंध जाने में केवल 5 दिन ही लगा करते थे। नेक्स्ट हेडिंग आती है बर्नियर एंड द डिजेनरेट ईस्ट। जैसा कि बर्नियर ने मुगल इंडिया को कंपेयर किया था यूरोप से। He emphasized the superiority of European society और उसने यूरोप की सोसाइटी को बेहतर बताया था भारत की सोसाइटी से। इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। According to Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in the Indian society. भारत में प्राइवेट प्रॉपर्टी की कमी थी compared to Europe society. He had a firm belief in the virtues of a private property. और उसकी खुद की ये मान्यता थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज हार्मफुल for both state and its people. He thought that Mughal emperor owned all land and distributed it among the nobles. He argued that lands under the crown ownership could not be passed on their children. और उसने ये भी बताया कि जो जमीनें क्राउन ओनरशिप के अंडर में हुआ करती थी, अगर कोई व्यक्ति उनके अंडर में काम करता था तो वो अपने बच्चों को वो जमीन पास नहीं कर सकते थे। और उसने बताया कि इस टाइप की सिचुएशन होना, इससे सीधा इफेक्ट उनके एग्रीकल्चर पर आता था और किसान लोग जो होते थे वो एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ हो जाते थे। नेक्स्ट हेडिंग आती है अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। बर्नियर्स डिस्क्रिप्शंस ओकेजनली हिंट एट अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। बर्नियर ने जो भी बातें अपने अकाउंट में बताई थी वो ज्यादातर उसका जुड़ाव था यहाँ के समाज के लोगों के लिए। और उसने बताया कि आर्टिशियंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स। जो आर्टिशियन हुआ करते थे उनको अलग से कुछ इंसेंटिव नहीं दिया जाता था अपनी क्वालिटी की सुधार करने के लिए। ऑल प्रॉफिट्स वर एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। मैन्युफैक्चरर्स were everywhere declining. At the same time, he agreed that vast quantities of world's precious metals flowed into India. उसी समय भारत में काफी precious
मेटल्स भी निकलने लगे थे एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। और बर्नियर ने यह भी बताया है कि उस समय भारत से दूर दराज के देशों में भी ट्रेड किया जाता था। लास्ट हेडिंग आती है विमेन स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। यूज ऑफ स्लेव्स। और उस समय slaves were openly sold in markets like other commodity. Slaves were exchanged as gifts. गुलामों को बेचना और खरीदना आम बात होती थी उन दिनों में वहां के बाजारों में। When Ibn Battuta reached Sindh, he purchased horses, camels and slaves as gifts for Sultan मोहम्मद बिन तुगलक। और इबन बतूता ने भी जब वो सिंध पहुंचा था तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े, कैमल और स्लेव्स खरीदे थे। सम फीमेल स्लेव्स in the service of the sultan were experts in music and dance. Female slaves were also used to keep a watch on his nobles by the sultan. और इसके साथ साथ जो women slaves हुआ करती थी वो निगरानी रखने का भी काम किया करती थी जो भी नए विजिटर्स महल में आते थे सुल्तान से मिलने के लिए। Slaves were used for domestic labor. उस समय men और women slaves जो हुआ करते थे वो palanquins मतलब पालकी या डोली उठाने का भी काम किया करते थे। और विशेषकर जो फीमेल स्लेव्स हुआ करती थी जिनको कि घर घरेलू कार्यों के लिए खरीदा जाता था उनकी कीमत काफी कम हुआ करती थी। अब बात करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सती की। ही मेंशन्ड दैट व्हाइल सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस डेथ चीयरफुली, अदर्स वर फोर्स्ड टू डेथ। एक तरफ तो जहां कुछ विमेन अपनी मौत को हंसी खुशी से स्वीकार कर लेती थी, वहीं दूसरी ओर बहुत सी ऐसी विमेन थी जिनको जबरदस्ती मौत के घाट उतारा जाता था। और बर्नियर ने अपने अकाउंट्स में ये भी लिखा है कि मात्र 12 साल की एक लड़की जो कि विडो हो गई थी उसको भी सती बनना पड़ा था। विमेन लेबरर्स की बात करें तो विमेन लेबर was crucial in both agriculture and non-agricultural production. Women from merchant families participated in commercial activities। और बहुत सी women ऐसी होती थी जो merchant family से belong करती थी और वो commercial activities में ध्यान लगाती थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो इसे कर ही लीजिए क्योंकि जब नए वीडियोस आएंगे तो आपको उनकी नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएगी। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी करते रहें। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।